मार्क एकेडमी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में साइंस क्लास 10th चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट के फुल कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी वन शॉट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इकोसिस्टम की और इसके कंपोनेंट्स की। तो इकोसिस्टम कैसे बनता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्या है या डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइमलाइन का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ये सभी एक तरह से बायोटिक कंपोनेंट हो गए। तो प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बीइंग, इसके अलावा जो फिजिकल सराउंडिंग है जिसमें आपका एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब कुछ आता है, ये फिजिकल सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और नेचर में एक बैलेंस बना के रखते हैं। अब ये जो ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरमेंट इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट, यानी जो एनिमल, जो प्लांट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो फिजिकल सराउंडिंग है, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं और उस एरिया को जहां पे ये इंटरेक्शन हो रहा है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इंटरेक्शन की वजह से ही उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। तो किसी इकोसिस्टम में प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स और फिजिकल कंपोनेंट जिसमें सॉइल, वाटर, एयर एटसेट्रा आते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं और उस एरिया को जहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो पहला टर्म इस चैप्टर का, आवर एनवायरनमेंट का टर्म, पहला टर्म इकोसिस्टम है। आई थिंक इकोसिस्टम क्या है ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट से पहले दो तरह के इकोसिस्टम है। एक नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचुरली अपने आप ही बना है, उसे इंसानों ने बनाया नहीं है। रिवर, ओशियन, फॉरेस्ट, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। इन सभी जगहों पर, चाहे रिवर हो, चाहे ओशियन हो, चाहे फॉरेस्ट हो, सभी जगह पर लिविंग बीइंग और फिजिकल कंपोनेंट एक साथ इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और अपने सर्वाइवल में हेल्पफुल होते हैं। रिवर में आप इतने सारे प्लांट्स, एनिमल्स देख सकते हो, एयर है, वाटर है, सॉइल है, सब कुछ है, रिवर में भी है। ओशियन में भी, जहां भी आप लाइफ देख रहे हैं दैट मीन्स वहां इकोसिस्टम है। वो अलग बात है कि वो नेचुरल वाला है या मैन मेड वाला है। दूसरा है आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम, जिसे इंसानों ने बनाया, इंसानों की एक्टिविटी से बना है। या तो इंसानों ने बनाया है या उनकी एक्टिविटी से बना है। रोड, पॉन्ड, गार्डन। रोड साइड पे खड़े हो जाओ आप, वहां पेड़ पौधे हैं, छोटे मोटे जीव जंतु दिख जाएंगे। पॉन्ड में आपको भी पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स, प्लांट्स दिख जाएंगे और फिजिकल कंपोनेंट यानी एयर, वाटर, सॉइल तो है ही। और इसी तरह से गार्डन, गार्डन तो इंसान ही बनाता है। तो वो एक तीनों एग्जाम्पल जो है आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम के हैं। तो इकोसिस्टम क्या है वो आपको पहले पता होना चाहिए। एक एरिया जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरैक्ट करके लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, वो इकोसिस्टम है। रोड, पॉन्ड, गार्डन, ये मैन मेड इकोसिस्टम हो गए। अब ये तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करें। कंपोनेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो जिसमें लिविंग बीइंग आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और भी बहुत सारी चीजें हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत बड़ी कैटेगरी आप जानते ही हो, तो वो भी है, उसमें एल्गे, फंजाई, ये सारी चीजें भी आ सकती हैं, सारे जितने भी हैं लिविंग कंपोनेंट है। तो ये बायोटिक कंपोनेंट हो गए। और उसके बाद अबायोटिक कंपोनेंट में सॉइल, वाटर, सनलाइट। अब सॉइल बोलते हैं तो सॉइल में सब कुछ आ गया, मिनरल्स आ गए, ह्यूमस आ गया, मैन्योर आ गया, जो खाद वगैरह डालते हैं हम लोग गार्डन में, गमले में। तो सॉइल बहुत बड़ा कंपोनेंट लेता है अपने साथ। ऐसे ही एयर में भी सब कुछ आ गया, ऑक्सीजन आ गया। यहाँ एयर लिखा नहीं है, एयर भी होना चाहिए। सॉइल, वाटर, सनलाइट, एयर। एयर में भी ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सभी कंपोनेंट्स आ गए, सनलाइट और वाटर।
ये आपके अबायोटिक कंपोनेंट हो गए इकोसिस्टम के। अब बायोटिक कंपोनेंट प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स बायोटिक कंपोनेंट में आता है, इसे प्रोड्यूसर कहते हैं। ये इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर है, बायोटिक कंपोनेंट का प्रोड्यूसर है, यानी जो अपना फूड खुद बना सकता है। हम क्लास आपके चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में सभी ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं ना, तो ये प्रोड्यूसर में आता है। लेकिन बायोटिक कंपोनेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोड्यूसर थोड़ा है, कंज्यूमर में आते हैं। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, खुद से अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के जरिए, जिसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरिया आते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, और प्लांट्स आते हैं। तो इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से अपना फूड लेते हैं, डायरेक्ट प्लांट से लेते हैं या प्लांट वो दूसरे एनिमल से लेते हैं, वो एनिमल प्लांट से लेते हैं यानी इनडायरेक्टली, तो वो आपके बायोटिक कंपोनेंट में कंज्यूमर्स आ गए, जिन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स भी कहते हैं, यानी जो दूसरों से अपना फूड लेते हैं उन्हें हम कंज्यूमर्स या हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। इसमें आते हैं हार्बिवोरस, प्लांट ईटिंग, प्लांट प्रोडक्ट यानी प्लांट खाने वाले, प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाने वाले एनिमल्स हार्बिवोरस, एनिमल मीट ईटिंग कार्निवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस में लायन टाइगर आ गया, हार्बिवोरस में गाय, काऊ, गॉट, ये सब आ गया, और ओमनिवोरस में क्रो, डॉग, ये ओमनिवोरस है, यानी जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है, उसे ओमनिवोरस कहते हैं। पैरासाइट आप जानते ही हो, जो किसी लिविंग बॉडी की बॉडी पर रहकर उससे फूड ऑब्टेन करता है ना, जैसे कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कई बार वॉर्म्स हो जाते हैं इंसानों के, तो वॉर्म्स हो गया, लाइस हो गया, जू हो गया, एनिमल से बहुत सारे इंसेक्ट फीड करते हैं, है ना। कसकटा एग्जाम्पल हो गया प्लांट में, अमरबेल कसकटा, वो भी पैरासाइट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा सैप्रोट्रॉफ एंड डिकम्पोजर्स, डेड और डिकेइंग मैटर से, सड़ी गली चीजों से जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, या चीजों को सड़ा गला के अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, मरी हुई डेड एंड डिकेइंग मैटर से, उन्हें हम सैप्रोट्रॉफ और डिकम्पोजर्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए डिकम्पोजर्स, सभी बैक्टीरिया ऑलमोस्ट डिकम्पोजर है। अगर ये डिकम्पोजर ना हो तो एनवायरनमेंट की सफाई नहीं हो पाएगी, कोई डेड बॉडी पड़ी है तो पड़ी ही रहेगी, उसका तो पहाड़ बन जाएगा डेड बॉडीज का। महाभारत की लड़ाई कभी हुई होगी और उसकी डेड बॉडी अभी तक रहती है, अगर मान लो ये डिकम्पोजर्स नहीं होते तो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जितने हुए थे डेथ, वो सब की बॉडी कहीं पहाड़ बने होते। ये पहाड़ किसका है? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मरने वाले लोगों का है। ये किसका है? ये कौरवों का है। ऐसे करके हर जगह पहाड़ होते डेड बॉडीज के। तो ये डिकम्पोजर्स हैं जो इनको डिकम्पोज करके वापस सॉइल में ले आते हैं। अब हमारे इकोसिस्टम में फूड चेन होता है बच्चों, तो इकोसिस्टम में फूड चेन क्या होता है, यहाँ उसके 3 एग्जांपल मैंने दिए हैं आपको। पहले हम समझते हैं फूड चेन क्या होता है। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। एग्जांपल से पहले देखते हैं, जैसे प्लांट स्टैग जो है, प्लांट ये जो प्लांट्स को स्टैग खाता है, बारहसिंघा या डियर, हिरन वगैरह खाती है, हिरन को या स्टैग को टाइगर खाता है, तो ये फूड चेन है। दूसरा एग्जांपल मान लो ये ग्रासलैंड का है, ये फॉरेस्ट का था, ये ग्रासलैंड का है, तो यहाँ पे घास होती है, उसको ग्रास ओपर खाता है, उसको फ्रॉग खाता है, ग्रास ओपर को, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को वल्चर खाता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया फूड चेन का। और इस तरह से पॉन्ड यानी तालाब में एक फूड चेन देखने को मिल सकता है। घास को स्कॉर्पियो, बिच्छू जैसा केकड़ा या बिच्छू जैसे जानवर खाते हैं, और उसको मछली खाती है, और मछली को बड़े जो क्रेन वगैरह होते हैं, बगुला भगत जिसे कहते हैं हम लोग, वो खाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया क्रेन या ये फूड चेन का एक एग्जाम्पल हो गया। तो डिफाइन हमारे पास है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, यानी ऑर्गेनिज्म का एक सीरीज जो एक दूसरे पर फीड कर रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म ए फूड चेन। तो ये जो सीरीज है ऑर्गेनिजम्स का,
बायोटिक लेवल में अलग अलग लेवल पे हो रहा है जो कि फूड चेन बना रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया फूड चेन का बच्चों। उसके बाद जब बहुत सारी फूड चेन इंटर मिक्स्ड हो जाती हैं किसी इकोसिस्टम में, उसे हम फूड वेब कहते हैं। तो इंटर मिक्सिंग और डिफरेंट फूड चेन फॉर्म्स फूड वेब। तो बहुत सारी, जब एक ही एनिमल एक से ज्यादा एनिमल के द्वारा खाया जाता है और खुद भी एक से ज्यादा एनिमल्स को खाता है, यानी जब फूड चेन मिक्स हो जाता है, इंटरमिंगल्ड हो जाता है, मिक्स हो गया, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो फूड वेब बनाते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ जो फूड चेन की या इकोसिस्टम की। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो एनर्जी का फ्लो है एनवायरनमेंट में, उसके कुछ फीचर्स होते हैं। ये जो फूड चेन हमने डिस्कस किया या फूड वेब डिस्कस किया, एक्चुअली इसमें एनर्जी का फ्लो ही हो रहा है। सनलाइट से एनर्जी प्लांट को मिली, प्लांट से एनर्जी हर्बीवोरस को मिला, हर्बीवोरस से एनर्जी कार्निवोरस को, फिर टॉप कार्निवोरस को। तो ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम में, किसी भी फूड चेन में या फूड वेब में, नीचे से ऊपर की तरफ, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। तो उसके कुछ फीचर्स हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट हैज बीन फाउंड दैट, यानी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे नोट करने हैं एनर्जी फ्लो से रिलेटेड। जैसे पहला पॉइंट है, द ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं जिनकी पत्तियों पर सनलाइट पड़ती है, उसका 1% ही कैप्चर कर पाते हैं और उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं। इस फैक्ट, यानी एक फैक्ट, ये फिगर है ये, कि सनलाइट जितनी भी उनके लीफ से पड़ रही है उसका 1% वो यूज कर पाते हैं फूड में कन्वर्ट करने में। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये जो ग्रीन प्लांट है आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोरस हो गया एक तरह से। ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं। अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरनमेंट, इसमें बहुत सारी एनर्जी लॉस भी होती है एनवायरनमेंट में। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क, कुछ उसका अमाउंट जो है डाइजेशन में चला जाता है, कुछ काम करने में चला जाता है, कुछ ग्रोथ और रिपेयर में चला जाता है। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई भी पहला वाला ऑर्गेनिज्म प्लांट को खाया है, प्लांट से उसे जितनी भी एनर्जी मिली है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चला जाता है अलग अलग एक्टिविटीज में, डाइजेशन में, काम करने में, बॉडी की ग्रोथ में, रिपेयर में, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। तो ऑन एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न इनटू इट्स ऑन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। इसे 10% का रूल भी कहते हैं। इस चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन है ये, कि 10% का रूल क्या है। तो 10% का रूल यही कहता है कि जब कोई भी कंज्यूमर, आप किसी भी अपने प्लांट प्रोडक्ट को या फिर कार्निवोरस मान लो खाता है हर्बीवोरस को, तो जो उसे एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का 10% पार्ट ही, लगभग 10% भाग ही लगभग अगले वाले लेवल के लिए अवेलेबल रहता है। यानी 90% जो है उसके बॉडी के हीट के रूप में, ग्रोथ में, रिपेयर में, काम करने में, दौड़ने में, भागने में, इन सब में खर्च हो जाता है। तो प्लांट से जो एनर्जी मिली है प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर से जो एनर्जी मिलेगी नेक्स्ट वाले को, सेकेंडरी कंज्यूमर को, केवल 10% होगी प्राइमरी कंज्यूमर को जितनी मिली थी उससे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे मान लो कि एग्जांपल दे देते हैं, प्लांट, फिर डियर और फिर लायन, ये एक फूड चेन हो गया। मान लो प्लांट के पास में 1000 जूल एनर्जी है आगे देने के लिए, फल के रूप में, जिस भी रूप में मतलब मिल जाए। तो फिर इसको जब 1000 जूल एनर्जी से मिलेगी, प्लांट ने सनलाइट से लिया, अगर हम ये बोलो कि प्लांट ने सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस करी है वो 1000 जूल प्रोड्यूस करी है, तो 1000 जूल का 10% 100 होगा, तो 100 जूल एनर्जी डियर को मिलेगी प्लांट से, इसका 10%। अब डियर को जब लायन खाएगा तो इसका 10% 10 जूल। ये एग्जांपल दे रहे हैं आपको 10% रूल के लिए। तो ये एनर्जी का फ्लो इस तरह से डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए ज्यादातर फूड चेन में 3-4 लेवल से ज्यादा नहीं होते हैं।
बहुत लंबी फूड चेन नहीं होती, 3-4 लेवल पे फूड चेन खत्म हो जाती है। कारण यही है कि एनर्जी इतनी तेजी से रिड्यूस हो रही है कि अगले वाले को क्या मिलेगा। ये तो चलो हमने एक छोटा सा फिगर दिया है, आप इतना कम मत मान के चलो कि 1000 जूल ही मिलता होगा, पर एक एग्जांपल के तौर पर है कि कितना तेजी से कम होता है एनर्जी का फ्लो का जो वैल्यू है। ये 10% रूल है बच्चों। Therefore 10% can be eaten as average 10% can be taken as average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers. तो next level of consumers में 10% ही आगे जाता है, जितना भी उसे मिला उसका 10%। ये 10% का रूल है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये बात मैंने आपसे कर रखी कि क्योंकि since so little energy is level for the next level of और कंज्यूमर, क्योंकि बहुत कम मात्रा में एनर्जी अगले लेवल पे जाती है, इसलिए फूड चेन जो होती है जनरली 3 या 4 स्टेप की ही होती है। लॉस ऑफ एनर्जी एट स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल्स, यानी 4 ट्रॉफिक लेवल के बाद बहुत कम बचता है एनर्जी अगले वाले लेवल के लिए। देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा, इसमें एक चीज और आ गया फैक्ट, ये तो हमने 10% रूल समझा एक तरह से 2-3 पॉइंट में, कि आप देखेंगे कि जो बेसिक लेवल होगा, लोअर ट्रॉफिक लेवल होगा, पोसी ट्रॉफिक लेवल का मतलब पोसी स्तर, तो उनका नंबर ज्यादा होता है, यानी धरती पे प्लांट ज्यादा मिलेंगे आपको। जो जितने नीचे ट्रॉफिक लेवल पर है उसका नंबर उतना ज्यादा है, और जितना टॉप में पहुंच रहा है वो ट्रॉफिक लेवल का, उसका नंबर कम हो रहा है उस हिसाब से। Therefore, generally a greater number of individual at the lower trophic level of an ecosystem, the greatest number is of the producer, यानी प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है क्योंकि सबसे नीचे प्रोड्यूसर ही है। लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी डायरेक्टली। ईच यहाँ पे फूड वेब का बताया हुआ है कि जो फूड चेन है वो उसकी लेंथ वो अलग अलग, कहीं पे थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, कहीं छोटी हो जाती है, चेंज जाती है। मतलब ईच ऑर्गेनिज्म जनरली ईटन बाय 2 or more than अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न आर इटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है और खुद भी 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है, खाता है। तो फिर सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी सोन एज सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन कॉल्ड फूड वेब, यानी एक तरह से फूड वेब को एक्सप्लेन किया हुआ है। कि जो एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, इसने इन 2 को खाया है, 2 में से किसी को खा लेता है, और ये भी 2 के द्वारा खाया जा रहा है। ये फूड चेन अलग भी जा रही है ऐसे करके, ये फूड चेन अलग भी जा रही है। ये ऑर्गेनिज्म है, इसको ये भी खा रहा है, इसको ये भी खा रहा है, फिर ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको ये भी खा रहा है और फिर ये भी खा रहा है, और एक फूड चेन भी है सीधी वाली। तो एक तरह से इंटरमिक्सिंग ऑफ फूड चेन है, फूड वेब जो है इंटरमिक्सिंग ऑफ फूड चेन है। इसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है फूड वेब क्या होता है। इसके अलावा अब एनर्जी फ्लो डायग्राम से 2 बातें और आपको क्लियरली और समझनी है। अभी जो हमने फूड चेन देखा या फूड वेब देखा या ट्रॉफिक लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो 2 बातें और क्लियर होती है। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम 2 थिंग्स बिकम क्लियर। एक, एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, एनर्जी जो है एक ही डायरेक्शन फ्लो करती है, सनलाइट से प्लांट, प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कह सकते हो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस। उल्टा नहीं होता, कार्निवोरस से एनर्जी हार्बीवोरस को नहीं मिलेगी और हार्बीवोरस से एनर्जी प्लांट को नहीं मिलेगी। तो ये है आपका फूड चेन का एक पॉइंट कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। सेकेंड, एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। और दूसरी बात यह है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जो हमने 10% रूल में एक्सप्लेन किया आपको। तो ये 2 बातें एनर्जी फ्लो डायग्राम से क्लियर हो जाती है, क्रिस्टल क्लियर, कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, उल्टा नहीं हो सकता कि हार्बीवोरस से एनर्जी प्लांट को मिल जाए और प्लांट से एनर्जी सन को मिल जाए। और सेकेंड कि एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है तो
हर लेवल पे एनर्जी का जो लॉस है वो बहुत ज्यादा है, तो अवेलेबल बहुत कम है, सिर्फ 10% के आसपास। इसके बाद इसी क्रम में जाने अनजाने में एक और बायोलॉजिकल क्या कह सकते हैं प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं उसको। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं किसी भी फूड चेन के टॉप पर रहते हैं, हर फूड चेन के टॉप पर हैं हम। हर्बीवोरस भी हैं, हम कार्निवोरस भी हैं, टॉप कार्निवोरस सब कुछ है ह्यूमन बीइंग। तो क्या ह्यूमन बीइंग के अंदर ना हर फूड चेन से ना केमिकल का डिपोजिशन सबसे ज्यादा होगा? फार्मर जो हैं, किसान लोग जो हैं, खेतों में अगर पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, तो वो जो केमिकल्स है ना वो जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो वो प्लांट के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कुछ मात्रा में वो नदी के बारिश के पानी से बहकर नदी को पानी में पहुंच जाता है। तो नदियों के पानी में पहुंच गया, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी फूड चेन में एंट्री हो गई उस केमिकल की, उस पेस्टिसाइड्स की जिसे किसान ने खेतों में छिड़का था कीड़ों को मारने के लिए, उसकी एंट्री हमारे फूड चेन में हो गई, क्योंकि प्लांट के रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ हिस्सा पानी में बह के गया, तो नदियों में, तालाबों में, झीलों में पहुंच गया। तो वहां पर एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, उन्होंने भी एब्जॉर्ब कर लिया, यानी एक तरह से मछली की बॉडी में भी चला गया, एक्वाटिक प्लांट की बॉडी में भी चला गया, इधर खेतों में जो गेहूं, सरसों या फिर जो भी धान, इस कुछ भी ग्रो किया उसमें भी आ गया, एंटर हो गया। इससे क्या हुआ, फूड चेन में इस केमिकल की एंट्री हो गई अलग अलग रास्तों से। और जो टॉप में आएंगे वो प्लांट को हर्बीवोरस खा रहा है, ठीक है, हर्बीवोरस कार्निवोरस खा रहा है, तो वो केमिकल हर्बीवोरस को प्लांट से मिल गया और कार्निवोरस को हर्बीवोरस से मिल गया। तो क्योंकि इंसान इस फूड चेन में सबसे टॉप पर आता है, तो हर तरफ से जो इस केमिकल का डिपोजिशन है ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होगा। इसी प्रोसेस को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, जो फिर हार्मफुल होता है हेल्थ वाइज। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज टॉक्सिक केमिकल्स इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिवली हायर लेवल इन फूड चेन। हायर लेवल में, चाहे वो आप टॉप कार्निवरस मान लो आप, या फिर इंसानों को मान लो, ये इनमें जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, केमिकल का डिपोजिशन का है, वो इंक्रीज होता रहता है कंसंट्रेशन। क्योंकि इंसान क्या है, वो मछली भी खाता है, इंसान क्या है, वो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खा रहा है, इंसान जो हर्बीवोरस एनिमल है, बकरियां हैं, भेड़ है और पता नहीं क्या क्या है, सबको खा रहा है, तो सारे केमिकल का डिपोजिशन इंसानों की तरफ ज्यादा आएगा, क्योंकि हर रास्ते से ले रहा है वो केमिकल्स को। इसी प्रोसेस को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये भी इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट, एक 10% वाला रूल, एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। अभी तीसरा आने वाला है तो बताता रहूंगा। ट्रॉफिक लेवल को देख लीजिए, जहां हम डिस्कस कर रहे थे पीछे, उसी को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे यहाँ प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट आ गए, इनका ये जो ट्राइंगल जो बन रहा है ना, वो एक शेप जो दिखा रहा है, वो एक्चुअल में आपको बताने का प्रयास है कि इनका नंबर ज्यादा है। ये जो है ना लार्ज नंबर में है, इससे कम प्राइमरी कंज्यूमर है, उससे भी कम सेकेंडरी कंज्यूमर है, और उससे भी कम नंबर में है टर्सरी कंज्यूमर। यानी जैसे जैसे ट्रैफिक लेवल ऊपर उठता जाएगा, उन ऑर्गेनिज्म का नंबर कम होता जा रहा है। ये ट्राइंगल का शेप इसीलिए बनाया गया है। इसके बाद ये एनर्जी फ्लो दिखा रहे हैं, किस तरह से एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में। सनलाइट से एनर्जी मिलती है प्रोड्यूसर को, यानी प्लांट्स को, प्लांट से एनर्जी हर्बीवोरस को, कार्निवोरस को, टॉप कार्निवोरस को। तो एनर्जी फ्लो है, यूनिडायरेक्शनल होता है एनर्जी का फ्लो। अब हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना आपको इस चैप्टर में। जो आपका सिलेबस है उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ओजोन लेयर का ज्यादा डिस्कशन है, प्रोमिनेंटली है, और गार्बेज को कैसे मैनेज करना है। दो टॉपिक और बच रहे हैं बस, एक इकोसिस्टम था, उससे रिगार्डिंग एनर्जी फ्लो, 10% रूल, और आपका ये जो भी डिस्कस किया है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जैसी चीजें, ये था।
अब है कि हमारी एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट कर रही हैं। तो उसमें बहुत तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं, बहुत तरह के पॉल्यूशन की हम बात कर सकते हैं, पर चैप्टर नहीं कंटेन करता है इन सब चीजों को। चैप्टर में जो डिस्कस करना है वो ओजोन लेयर क्या है, ये क्यों डिप्लेट हो रही है, और इसके लिए क्या फिर हमने प्रयास किए हैं रोकने के लिए। तो ओजोन लेयर O3 ऑक्सीजन का 3 एटम जब जुड़ते हैं, O3 जो गैस है उसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, और ये बहुत पॉइजनस गैस है, डेडली पॉइजनस गैस है। ये इधर है भी नहीं, टॉप पर है, ठीक है, वो अच्छी बात है कि ऊपर पाई जाती है, नीचे तो इससे जहरीली गैस है, तो कोई यूज नहीं है नीचे का। पर हाँ, जो हायर लेवल पे है ओजोन लेयर, वो बहुत ही असेंशियल फंक्शन, बहुत जरूरी फंक्शन परफॉर्म करती है। वो जो है सन से आने वाली यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करती है ये ओजोन लेयर। क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आएंगी अर्थ पर, तो वो फिर प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं और उनकी वजह से स्किन कैंसर, प्लांट्स को नुकसान होगा, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को स्किन प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हाईली एनर्जेटिक रेज है। तो यूवी रेज जो है सन से आने वाले, ओजोन लेयर जो है सन से आने वाली यूवी रेज को एक तरह से रोकती है हमारे एटमॉस्फेयर में आने से। और आएंगे तो नुकसान क्या होगा मैं आपको बता चुका, स्किन प्रॉब्लम, स्किन कैंसर जैसी चीजें होंगी। पर अच्छी बात तो यह है कि ये जो यूवी रेज है, मैं तो इसे भस्मासुर कहता हूं एक तरह से, अपने आने का रास्ता खुद बंद करता है, ओजोन लेयर खुद बनाता है। जैसे भस्मासुर ने अपने ऊपर हाथ रख के खुद को भस्म कर लिया था, वैसे इन द सेम वे यहां हो रहा है। देख लो आप, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2, जब उस पर यूवी रेज पड़ता है तो टूट जाता है O+O में, फिर वही एक O जो है O2 के साथ जुड़ के बना देता है O3 और बन गई ओजोन लेयर। तो यूवी रेज को रोकने के लिए ही ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर को बनाने में ही यूवी रेज का रोल है। ये तो अच्छी बात है, इसीलिए तो इसको भस्मासुर बोला है, अपने आप को रोकने के लिए। अच्छा है, अपने आप को रोकने के लिए खुद ही ये ओजोन लेयर बना रही है। बट यहां पर जो ओजोन लेयर है, इससे कुछ नुकसान भी हुआ है। ओजोन लेयर के नुकसान का यहाँ पे देखा गया है कि अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन ड्रॉपली शार्पली इन 1980s, यानी 1980s में काफी तेजी से ओजोन लेयर का नुकसान हुआ था, और इसके लिए जो सिंथेटिक केमिकल्स थे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको रिस्पॉन्सिबल माना गया, जो जनरली एसीज और रेफ्रिजरेटर में फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल होते थे। इसीलिए 1987 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कई बार फुल फॉर्म आ जाती है UNEP की, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक एग्रीमेंट फोर्ज किया कि हम CFC के प्रोडक्शन को 1986 के लेवल पे फ्रीज कर देंगे, यानी इससे लेवल बढ़ाएंगे ही नहीं। और अब ये सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए मैंडेटरी हो गया है कि वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाएं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ओजोन लेयर को बचाने के लिए ये कुछ एफर्ट हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर किए गए हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत किए गए हैं। तो ओजोन लेयर को नुकसान CFC जैसे सिंथेटिक केमिकल से होता है, जो रेफ्रिजरेटर्स में फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, कुछ सेविंग क्रीम में भी पाया जाता है कुछ केमिकल्स, उससे भी नुकसान होता था। तो वो था नुकसान का कारण। और फिर ये जो एग्रीमेंट हुआ है UNEP, उसमें ये समझौता किया गया कि 1986 के लेवल पर हम CFC के प्रोडक्शन को फ्रीज कर देंगे, और सभी कंपनियों को थ्रू आउट द वर्ल्ड ये मैंडेटरी कर दिया गया कि वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाएं। तो ये था CFC। अब मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसको मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहले गार्बेज प्रोड्यूस ही कम हो तो ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए हम 3R की चर्चा करते हैं। रिड्यूस, यानी ऐसी चीजों का उपयोग हम कम से कम करें जिससे गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है, कम से कम करें। रिड्यूस का मतलब ये हो गया प्लास्टिक का बैग का उपयोग कम से कम करें, कपड़े का थैला इस्तेमाल करें, मार्केट में जाते समय शॉपिंग करने के लिए प्लास्टिक का बैग ना लेने के बजाय हम कपड़े का बैग इस्तेमाल करें, जो कई बार इस्तेमाल होता है। तो ये तरीका हो गया रिड्यूस करने का गार्बेज को। रीयूज करने का,
रीयूज करने का मतलब होता है कि जिस चीज को आपने एक पर्पज में इस्तेमाल कर लिया, आप उसका दूसरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? जैसे जैम के डब्बे का इस्तेमाल नमक के डब्बे बनाने के लिए किया जा सकता है। पिकल्स के जो डब्बे आते हैं, अच्छे कंटेनर्स आते हैं, उनका रीयूज किया जा सकता है। या जैसे आपका टावल, नहाने के बाद जो टावल, मतलब टावल जो पुरानी हो जाती है, फट जाती है, उसको हम वाइपर बना सकते हैं, पोछा बना सकते हैं, और पैरों को पोंछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डोर पर रख सकते हैं उसे, उसको ये आपका रीयूज का तरीका हो गया। और जिनको रीयूज नहीं कर सकते उनको रिसाइकल करने का प्रयास करिए। आप जितनी किताब, जब एक बार आपके नोटबुक बुक्स को तो आप रीयूज कर सकते हो, आपने पढ़ा, अपने से आने वाले बच्चों को दे दिया, वो रीयूज हो रहा है। लेकिन जो नोटबुक्स आपकी भर जाती हैं उसे आपको रिसाइकल करना पड़ेगा, यानी वो वापस जाएगा, फिर वापस से वो 5-6 बार इस्तेमाल हो जाती है, अलग अलग तरह से एक पेज जो है वो 5-6 बार इस्तेमाल हो जाता है, तो वो रिसाइकल में होगा फिर। तो इस तरह से हम अपने गार्बेज को कम कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, जब गार्बेज प्रोड्यूस हो ही जाता है, क्योंकि 100% तो अवॉइड कर ही नहीं सकते कि गार्बेज प्रोड्यूस ही ना हो, तो गार्बेज प्रोड्यूस होता है तो दो तरह का गार्बेज होता है, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो गार्बेज बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायो, उसको मिक्स मत करो। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी चीज की है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत तो हर घर से कचरा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगभग, लेकिन हम लोग इतना अवेयर नहीं होते हैं कि भैया गीला वाला अलग डालो, सूखा वाला अलग डालो, डालते ही नहीं है। गाड़ी के पीछे भागते हैं एक थैला लेके प्लास्टिक का, फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। अब वो भी लोग भी नहीं इतना मतलब करते हैं, जो कलेक्ट करने वाले होते हैं वो भी बार बार फोर्स नहीं करते हैं, वो भी कहते हैं चलने दो, अपने लेवल पे चलने दो। लेकिन अगर इंडिया के सभी लोग सिर्फ एक दिन के लिए भी ये प्रयास करके देख ले तो कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। गार्बेज की समस्या 100% खत्म हो जाएगी, 99% तो जरूर हो जाएगी। केवल हम उसका सेग्रीगेशन अलग अलग कर दें, गीला कचरा अलग, सूखा अलग। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपके प्लास्टिक आ जाएगा, कांच आ जाएगा, हो सकता है कागज आ जाए, आपके घर के जो गत्ते वगैरह होते हैं कई बार वो आ जाएगा। बायोडिग्रेडेबल में क्या आता ही क्या है, आपके घर में प्रोड्यूस होता ही क्या है, किचन वेस्ट, उसमें भी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, चाय की पत्ती, अदरक, कूटा हुआ अदरक और बचा हुआ खाना, यही तो है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो घर से प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब उसे हम पन्नी में पैक करके फेंकते हैं तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है, वहीं से कचरा बन जाता है वो। और ये अगर आपने कर दिया ना, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अगर अलग कर दिया, इतना अच्छा मैन्योर बनेगा कि उसकी मतलब कहीं गंदगी तो होगी नहीं, और बल्कि उससे प्रोडक्शन होने लगेगा, पैसे आने लगेंगे, गार्डन में जाके खाद का काम करेगा वो। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है और बाकी चीजें हैं, जो कांच की चीजें हैं, ग्लास की चीजें हैं, मेटल की चीजें हैं, वो रिसाइकल हो जाएंगे, रीयूज हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से पैसा आएगा, कचरा होगा ही नहीं। लेकिन ये कब होगा? जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। एक आदमी के प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। जब जागरूकता आएगी कि हमें इस तरह से अपने कचरे को निपटाना है, गार्बेज को निपटाना है, तो गार्बेज की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात मैं कर रहा था, उसकी कंपोस्टिंग हो जाएगी, उससे अच्छा खासा मैन्योर बनेगा और अच्छी खासी अर्निंग होगी। जो गवर्नमेंट बॉडी जो गार्बेज कलेक्ट करती है ना, वो अर्निंग करने लगेंगी कि उनका एक साइट होगा जहां पर ये सारा गार्बेज डालेंगे, किचन वेस्ट से लेके बाकी चीजें, वहां पे कंपोस्टिंग का काम हो रहा होगा, अच्छा खासा मैन्योर बनेगा और किसान उसको खरीदने के लिए आएंगे। तो ये अर्निंग का सोर्स हो जाएगा, बल्कि पॉल्यूशन का इश्यू खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हर लेवल पे जब करेगा बंदा तभी कुछ हो सकता है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, या तो रीयूज होगा या रिसाइकल होगा। तो इस तरह से हम अपने कचरे को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कचरा है ही नहीं, कचरा तो हम सबके दिमाग में होता है। कचरा हमने अपने दिमाग से क्रिएट कर रखा है, क्योंकि हम मानते ही नहीं है कि हमारे प्रयास से कुछ फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। इस तरह से आपका एक और चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। अपना ख्याल रखिए। हैव ए हैप्पी लर्निंग।